हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, मान लीजिए कोई एक्ट है, कोई कानून है, उस कानून में कोई दो ऐसे प्रोविजंस हैं, कोई दो ऐसे सेक्शंस हैं जो कि एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, एक दूसरे को अपोज करते हो, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में हैं, विरोधाभासी हैं, कि यदि हम एक प्रोविज़न को मानते हैं तो दूसरा इनवैलिड हो जाएगा, और यदि हम दूसरे प्रोविज़न को मानते हैं तो पहला इनवैलिड हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के रूल को इस्तेमाल करके दोनों ही प्रोविजंस के बीच में हारमोनी बनाएंगे, दोनों ही प्रोविजंस के बीच में एक तरह से तालमेल बिठाएंगे, जिससे कि जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक दोनों ही प्रोविजंस को माना जा सके और कोई भी इनवैलिड ना हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्स वगैरह देने जाते हैं, एग्ज़ाम्स के भी कुछ रूल्स होते हैं। मान लीजिए कि उन रूल्स की कोई रूल बुक है, उस रूल बुक में एक जगह तो ये लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम हॉल में जो टीचर्स प्रेजेंट होते हैं वह किसी भी स्टूडेंट की किसी भी प्रकार कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, नो हेल्प। वहीं इस रूल बुक में किसी दूसरी जगह यह भी लिखा हुआ है कि यदि किसी स्टूडेंट का पेन ख़राब हो जाता है या उसके पेन की इंक ख़त्म हो जाती है, उस कंडीशन में टीचर स्टूडेंट को पेन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एक तरह से कहें, दोनों ही बातें एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में है, एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। ऐसी कंडीशन में हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के रूल को इस्तेमाल करके दोनों ही बातों के बीच में हारमोनी बनाएंगे, दोनों ही बातों के बीच में तालमेल बिठाएंगे, जिससे कि जहाँ तक पॉसिबल हो दोनों ही बातों को माना जा सके और कोई भी इनवैलिड ना हो। तो इन दोनों बातों को एक साथ कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इन दोनों के बीच में कैसे तालमेल बिठाएंगे कि कोई भी टीचर यदि किसी स्टूडेंट का पेन ख़राब होता है या उसके पेन की इंक ख़त्म होती है तो वह उसको पेन तो प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन किसी और प्रकार की कोई और हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पर दोनों ही बातें जहाँ तक पॉसिबल हुई मान ली गई हैं और कोई भी इनवैलिड नहीं हुई। अ टीचर कैन प्रोवाइड पेन एंड नो अदर हेल्प। यह तो था कॉन्सेप्ट हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का। अब थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, एग्जाम्स में कैसे लिखना है। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का जो मीनिंग है, when two or more provisions of a law are in conflict with one another, they should be interpreted in such a way that each of them is given effect as much as possible and neither is nullified। यदि किसी लॉ के दो या दो से अधिक प्रोविजंस एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, ऐसी कंडीशन में हमें उन्हें ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए कि सभी को इफेक्ट दिया जा सके, सभी वैलिड माने जा सकें जहाँ तक पॉसिबल हो, और कोई भी नलीफाइड ना हो, कोई भी इनवैलिड ना हो। यह हुआ आपका मीनिंग, ओरिजिन। यह रूल जो है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का आया कहाँ से? यह आया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस से। इस केस में कॉन्फ्लिक्ट किन किन बातों के बीच में था? वह था फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में। तो कोर्ट ने हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के रूल को इस्तेमाल करके दोनों के बीच में हारमोनी बनाई, तालमेल बिठाया, दोनों को ही प्रेफरेंस दी गई। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रिंसिपल्स रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। वह प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? पहला है कि जहाँ तक पॉसिबल हो हेड ऑन क्लैश अवॉइड करना चाहिए, कि प्रोविजंस एक दूसरे के साथ आमने सामने ना टकराएं। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि यदि कोई प्रोविजंस एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है तो कोर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि दोनों के बीच में हारमोनी बना के तालमेल बिठाया जाना चाहिए कि दोनों की ही बातें मान ली जाएं। तीसरा क्या है कि कोई एक प्रोविज़न किसी दूसरे प्रोविज़न के पर्पस को डिफीट नहीं करेगा, किसी एक प्रोविज़न से किसी दूसरे प्रोविज़न के पर्पस को, किसी दूसरे प्रोविज़न के ऑब्जेक्ट को, उद्देश्य को हराया नहीं जाएगा, उसे यूजलेस नहीं बनाया जाएगा। चौथा प्रिंसिपल कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करने से ऐसा ना हो कि कोई एक प्रोविज़न डेड लेटर बन जाए, मतलब कि यूजलेस हो जाए, कि हमने हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करा तो उसमें एक तो ठीक है लेकिन दूसरा वाला जो है वह यूजलेस हो गया। ऐसा हारमोनियस कंस्ट्रक्शन से नहीं होना चाहिए। पांचवा जो है प्रिंसिपल वह है कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन से ऐसा ना हो कि असली मीनिंग ही खो जाए, ट्रू मीनिंग इज़ लॉस्ट, कि जो मीनिंग लेजिस्लेचर जो है, कानून बनाने वाले जो देना चाहते थे वैसा है ही नहीं, कोई और ही मीनिंग दे दिया गया। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। ये पिक्चर थोड़ा याद रखिएगा, इससे आपको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। इसको हम थ्योरी में भी देख लेते हैं। यह प्रिंसिपल्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दिए थे, लेट डाउन किए थे? वह था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर। पहला देखा हमने अवॉइड हेड ऑन क्लैश, यहाँ पे सांड जो है लड़ रहे हैं, ये पिक्चर याद रख लेना इस पॉइंट के लिए। अवॉइड करनी चाहिए हेड ऑन क्लैश, आमने सामने की टक्कर। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू अवॉइड अ हेड ऑन क्लैश बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ अ लॉ
एंड मेक श्योर दैट बोथ ऑफ देम आर गिवन द फोर्स ऑफ लॉ। कोर्ट की ड्यूटी है कि हेड ऑन क्लैश जो है प्रोविजंस के बीच में अवॉइड करनी चाहिए। आप अपने सामने एक दूसरे से ना ही टकराएं तो ही बढ़िया है। दूसरा प्रिंसिपल देखा, कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस। कोर्ट्स हैव टू बियर इन माइंड दैट वेयर देयर आर टू कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस सच दैट विच कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड विद ईच अदर। यहाँ पे ये होगा वेयर देयर आर टू कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस इन द एक्ट, ये कर देना, ठीक है। विच कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड विद ईच अदर, दे शुड बी सो इंटरप्रेटेड दैट इफ पॉसिबल इफेक्ट शुड बी गिवन टू बोथ। कोर्ट को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि किसी एक्ट या किसी कानून के अंदर दो प्रोविजंस एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ रिकनसाइल ना किया जा सके, ऐसी कंडीशन में उन्हें ऐसा इंटरप्रेट करना चाहिए कि दोनों को ही इफेक्ट दिया जाए, दोनों ही वैलिड माने जाएं। तीसरा क्या था प्रिंसिपल, वन कैन नॉट डिफीट द अदर। यहाँ पे ये वाला मोहम्मद अली वाला पिक्चर याद कर लेना, इससे थोड़ा याद आ जाएगा ये वाला पॉइंट। पिक्चर से ऐसा चीज़ें याद आ जाती हैं, पॉइंट्स ऐसे रिटन में लिखे हों तो इतना याद नहीं रहता। तो ये वाला प्रिंसिपल था, वन कैन नॉट डिफीट द अदर। वन प्रोविजन ऑफ लॉ कैन नॉट डिफीट द पर्पज ऑफ अनदर प्रोविजन। कोर्ट मस्ट एंश्योर दैट बोथ द प्रोविजंस आर हार्मोनाइज्ड। कोई एक प्रोविज़न किसी दूसरे प्रोविज़न के पर्पस को डिफीट नहीं कर सकता। कोर्ट को यह इंश्योर करना चाहिए कि दोनों ही प्रोविजंस को हार्मोनाइज कर दिया जाए, दोनों को ही इफेक्ट दे दिया जाए, दोनों ही के बीच में ऐसा तालमेल बिठा दिया जाए कि दोनों को ही माना जा सके। उसके बाद अगला था डेड लेटर इफेक्ट, ये वाला। An interpretation that results in making one of the provisions useless or dead letter is not a harmonious construction। कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन जिसका रिजल्ट यह हो कि कोई एक प्रोविज़न यूजलेस हो जाए, बेकार हो जाए, डेड लेटर हो जाए, वह इंटरप्रिटेशन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं कहलाता। लास्ट प्रिंसिपल क्या था, ट्रू मीनिंग। टू हार्मोनाइज डज नॉट मीन दैट द ट्रू मीनिंग इज लॉस्ट और टू गिव अ मीनिंग दैट द लेजिस्लेचर डिड नॉट इंटेंड। ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन या हार्मोनाइज करना जो है, इसका मतलब ये नहीं होता कि असली मीनिंग गायब हो जाए, कुछ और ही मीनिंग दे दिया जो कि लेजिस्लेचर ने सोचा भी नहीं था। केस लॉ लिखना हो तो इसमें राजकृष्ण बोस वर्सेस विनोद कानूनगो, ये वाला केस लॉ लिख सकते हैं। इसमें क्या था कि इन दिस केस देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन 33(2) एंड 123(8) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इन दोनों ही सेक्शंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। ये वाला सेक्शन कहता था कि अ गवर्नमेंट सर्वेंट में नॉमिनेट अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन। कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको नॉमिनेट कर सकता है। एक तरफ तो ये कह रहा है, दूसरी तरफ दूसरा सेक्शन क्या कह रहा है, वह कहता है कि अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट असिस्ट अ कैंडिडेट इन एन इलेक्शन इन एनी मैनर एक्सेप्ट बाय कास्टिंग हिज वोट। दूसरी तरफ कह रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट किसी कैंडिडेट जो कि इलेक्शन लड़ना चाहता है उसे किसी भी प्रकार कोई भी हेल्प नहीं करेगा। एक तरफ तो कह रहा है कि नॉमिनेट करे, एक तरह से हेल्प कर रहा है, किसी प्रकार की नॉमिनेट करने में हेल्प कर रहा है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करेगा, केवल वोट अपना वोट डाल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वॉज अप्लाइड एंड इट वॉज हेल्ड दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड टू नॉमिनेट अ कैंडिडेट एज वेल एज allowed to vote but cannot assist a candidate in any other manner। तो यहाँ पर इस केस में क्या हुआ, एक तरफ कह रहे हैं कि जी नॉमिनेट कर सकता है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नो हेल्प, किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो दोनों ही बातें एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में हैं। तो कोर्ट ने इन दोनों को बीच में हार्मोनी बनाई और कहा कि नॉमिनेट और वोट डाल सकता है लेकिन किसी और प्रकार की कोई और हेल्प नहीं करेगा। जैसे हमने ऊपर पेन वाला एग्ज़ाम वाला जो देखा था एग्जाम्पल, कि एक तरफ तो कह रहे हैं किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करेगा, एक तरफ मान लीजिए यहाँ पे पेन है, वहाँ पे लिखा है कि नॉमिनेट कर सकता है। तो दोनों के बीच में हार्मोनी बना दी कि नॉमिनेट कर सकता है और किसी और प्रकार की कोई हेल्प नहीं करेगा। यह हो गया आपका केस लॉ। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का फुल कोर्स जो है वह आपको मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर। फुल कोर्स में आपकी सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी और नोट्स की PDF।